हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग एकदम बेहतरीन होंगे, शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई भी आपकी एकदम बढ़िया, एकदम चकाचक चल रही होगी। तो नए सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल हो रहे होंगे एडवांस की तैयारी के लिए। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, विद्युत। बेसिकली अभी जो लेक्चर्स का डिवीजन है ना बेटा, ऐसा है कि विद्युत प्लस चुंबकत्व पूरा, विद्युत गतिकी कह लो इसको, विद्युत गतिकी, विद्युत गतिकी। ठीक है, इसका ये लेक्चर है। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था लास्ट टर्न पर, उसको डिस्कस पहले करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। 25 का ही सवाल है बेटे। अभी तैयार हैं आप सभी लोग। कहा जाता है दो समाक्षीय चालक बेलन चित्र 1 के अनुसार रखे हुए हैं। बेलनों की त्रिज्याएं √2r एवं 2r हैं और दोनों की लंबाई l है। आंतरिक बेलन पर आवेश q है और बाहरी बेलन को भूसंपर्कित किया गया है। बेलनों के बीच के वलयाकार क्षेत्र में k बराबर 5 परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का पदार्थ भरा हुआ है। माना कि समान लंबाई l का एक काल्पनिक तल बेलनों के समकक्ष r दूरी पर है। यह तल बेलनों की अक्ष के समांतर है। इस व्यवस्था के अनुप्रस्थ काट को चित्र 2 में दिखाया गया है। कोर प्रभाव को नगण्य मानिए। कोर प्रभाव क्या होता है बेटा, अभी बताते हैं। विद्युत क्षेत्र का काल्पनिक तल से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है। ठीक है, कोर प्रभाव क्या होता है बेटा, ये कई बार आपको देखने को मिलेगा, ये शब्द लिखा हुआ कि जैसे कैपेसिटर की अपन बात करते हैं तो कैपेसिटर में 2 प्लेट होती हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पर नेगेटिव चार्ज होता है। और यहां पर हम विद्युत बल रेखाएं बनाते हैं तो वो इस प्रकार से बनती हैं। विद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से होती हैं बेटा। ठीक है, अब देखना बेटा, इस इधर अंदर, लेकिन वास्तव में विद्युत बल रेखा कैसी होती, किनारों पर इस तरीके से जा रही होती, थोड़ी सी बाहर भी होती हैं। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं बिल्कुल सीधे 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 नहीं होती, थोड़ी सी बाहर भी होती हैं। ठीक है, किनारों पर, तो इसको हम बोलते हैं कोर प्रभाव, एज इफेक्ट, है ना, कि किनारों पर विद्युत बल रेखाएं सीधे सीधे नहीं होती हैं, किनारों इसके थोड़ा बाहर भी होती हैं। ठीक है, किनारों किनारों पर। तो सवाल में बोला गया कि आप विद्युत बल रेखाओं को बाहर वाली नहीं लेना है, कोर प्रभाव को नहीं लेना है, सीधी सीधी विद्युत बल रेखाएं मानना है। चलिए अब फोटो देखते हैं, फोटो क्या कहता है। फोटो में कहा जाता है कि हमारे पास एक बेलन है पीला वाला, ठीक है, और उसके बाद एक दूसरा बेलन है, ठीक है। अब क्या किया गया है बेटा, इन बेलनों के बीच कुछ परावैद्युत पदार्थ भर दिया, इसको आवेश कितना दे दिया, क्यू, बाहर वाली सतह को अर्थ कर दिया गया है। बाहर वाली सतह की क्या कर दी है, अर्थिंग कर दी है। तो इधर मान लीजिए कितना आवेश आ गया, -q आ गया। यहां पर कितना आवेश आ गया बेटा, -q, बरोबर, दूसरी वाली सतह पर। अब समझ रहे हैं, एक बेलन के अंदर बेलन है, किस प्रकार से समझा सकते हैं आपको। रुको मैं कुछ पेपर वगैरह लाता हूं, पेपर वगैरह, कुछ पेपर है क्या आपके पास, क्या चल, अच्छा ले आया, थैंक यू। अच्छा हाँ बेटा, आइए, मिल गया। तो देखिए कैसा है, हमारे पास एक बेलन है, ऐसा पतला वाला बेलन,
और एक हमारे पास ऐसा मोटा वाला बेलन है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा है। आइए और चिन्ना स्वामी हो रहा है ये तो इस तरीके से एक मोटा बेलन और एक पतला बेलन और इसके अंदर घुसा हुआ है। ठीक है, तो बीच में खाली जगह रह जाएगी बेटा, बीच में क्या रह जाएगी? खाली जगह। दिख रहा है क्या? अरे यार, हाँ ऐसे देख लो समझ जाओगे। बीच में खाली जगह रह जाएगी, खाली जगह में क्या भरा गया है? कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया, परावैद्युत पदार्थ। और सामने से आपको जो एक दूसरा वाला डायग्राम है ये यहाँ पर ऐसे दिखाया गया है, दूसरा डायग्राम सामने से, फ्रंट व्यू इसका। ठीक है, ये रखा हुआ ऐसे है, रखा हुआ ऐसे है। ठीक है, सामने से ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां से अपन ने एक काल्पनिक तल लिया, ऐसे ऐसे करके इसको काट दिया, खाचाक करके, बीच से नहीं काटा, बीच से नहीं, साइड से खाचाक करके ऐसे काट दिया, तो सामने से आपको एक समतल पृष्ठ दिखाई देगा। ये वो समतल पृष्ठ है जो ऑरेंज कलर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है बेटा? ऑरेंज कलर से, बरोबर। ठीक है, तो देखो इसका अप्रोच कैसे होगा। ये अपने पास एक बेलनाकार सिस्टम था, बेलनाकार सिस्टम था ऐसे। ठीक है, बेलन था। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। इस बेलनाकार सिस्टम को अगर हम इधर से देखें तो हमको बेलन दिखाई देगा, लेकिन अगर हम इसको सामने से देखें ना तो हम इसको एक रेखीय आवेश जैसा मान सकते हैं। कैसा मान सकते हैं बेटा? लाइन चार्ज के जैसा, रेखीय आवेश के जैसा मान सकते हैं इसको बाहर से। हाँ सर बिल्कुल मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, पेन कहां चला गया? हाँ, अब आपको क्या करना है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है आपको। तो अब आप देखिए आवेश या हम कहें विद्युत क्षेत्र इनके बीच में ही होगा, इस रीजन में विद्युत क्षेत्र विद्यमान है, इस रीजन में विद्युत क्षेत्र क्या है बेटा? विद्यमान है। ठीक है, अंदर कोई आवेश नहीं है, अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं है, और इसको हमने अर्थ कर दिया, अर्थ कर दिया तो बाहर भी कोई आवेश नहीं है। इसका मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम और बनाता हूं। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम और बनाता हूं जिससे अपना कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। एक गोला और इसके बाद एक दूसरा बड़का गोला, दूसरा बड़का गोला, ऐसे। और जो रेखीय जो तल है वो कहां से गुजर रहा है? यहां से गुजर रहा है बेटा, ऐसे। ऐसे सेंटर से वाली दूरी आपको दी गई है r, सेंटर से वाली दूरी आपको कितनी दी गई है बेटा? r दी गई है, मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल में दी गई है, दिस डिस्टेंस इज r। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पॉइंट्स के नाम देते हैं, इस पॉइंट को चलो मैं बोल देता हूँ a, इस पॉइंट को बोल देता हूँ b, इस पॉइंट को बोल देता हूँ c, इस पॉइंट को बोल देता हूँ बेटा मैं कोलाबरी d, कुछ भी नाम दे दो, ABCD नाम दे दिया अपन ने। ठीक है, इसकी बाहरी सतह पर आवेश होगा, इसकी बाहरी सतह पर आवेश होगा और इसकी आंतरिक सतह पर नेगेटिव आवेश ले लिया, माइनस का क्यू चार्ज। यहाँ पर चार्ज कितना है? बी चार्ज है, यहाँ पर चार्ज कितना है? बी है। तो अब देखिए अपन यहां देखें इस लाइन पर, यहां पर, यहां से फ्लक्स गुजर रहा है, यहां से फ्लक्स गुजरेगा, यहां से गुजरेगा, यहां से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, तो हम जो फाई टोटल लिखें, फ्लक्स टोटल, फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू फाई कहां से? ए बी से,
प्लस फाई कहां से, बीसी भाग से, प्लस फाई कहां से, सीडी भाग से, सीडी भाग से, प्लस कहां से, सीडी भाग से। अरे भाई इस पे, हाँ बेटा, तो अब देखिए यहां पर जो फील्ड होगी ना, आप ये मान लीजिए रेखीय आवेश है, ये क्या है, ये जो बेलनाकार आवेश है, हम बाहर से देखने जाएंगे, बाहर से हमें कैसा दिखेगा, रेखीय आवेश दिखेगा। अगर ये बाहर से रेखीय आवेश दिखेगा तो रेखीय आवेश के कारण हम फील्ड जानते हैं, एक अनंत लंबाई का अगर रेखीय आवेश है तो हमारे पास फील्ड होती है E इज इक्वल टू 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r, 2k लैम्डा बाय r, ठीक है। और ये होती है रेडियली आउटवर्ड, त्रिज्यीय बाहर की ओर। तो यहां पर मैं फील्ड बनाऊं ना इस जगह कहीं पर, तो इस ऐसी फील्ड बनेगी, ऐसी फील्ड बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगी। ठीक है, अब हमें निकालना है बेटा फ्लक्स। अब हमें क्या निकालना है बेटा, फ्लक्स। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मैं एक दूसरा वर्जन भी बताऊंगा फिर आपको। तो यहां से अपन बाई दूरी पर एक छोटा सा एलिमेंट काट लेते हैं। ये दूरी हमने कितनी ले ली बेटा, बाई। ये बाई डिस्टेंस ले ली। यहां से डी बाई दूरी पर हम एक टुकड़ा काटते हैं सीट का, डी बाई दूरी पर। ठीक है, ये वाली दूरी कितनी है बेटा, डी बाई है। यहां बना देता हूं, ये दूरी कितनी है, ये लंबाई कितनी है, डी बाई है। यहां पर एक हमने छोटा सा टुकड़ा काटा है, इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। ये टुकड़ा हमने काटा कहां पर, थीटा एंगल पर। ध्यान देना, अच्छा सवाल है ये थोड़ा सा, फिर अपने सवाल का पोस्टमार्टम कर देंगे, फिर अच्छा नहीं रहेगा। ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। इस एंगल को हम कह देते हैं कितना, डी थीटा। इस एंगल को हम कह देते हैं बेटा कितना, डी थीटा। ठीक है, तो अब हमारे पास एक छोटा सा टुकड़ा है, हमारे पास ये क्या है, ये छोटा सा टुकड़ा। अब हमें ये छोटा सा, छोटी सी लंबाई का टुकड़ा है, टुकड़ा छोटा नहीं है, ये छोटी सी लंबाई का टुकड़ा है। ठीक है, इस छोटी सी पट्टी का जो एरिया होगा, इस छोटी सी पट्टी का एरिया, ये पट्टी आपको ऐसी दिखाई देगी, ये पट्टी ऐसी होगी, इस तरीके से कुछ। इसकी लंबाई कितनी होगी बेटा, डी बाई, इसकी लंबाई होगी डी बाई, और मतलब इसकी चौड़ाई कह लो, चौड़ाई डी बाई होगी, लंबाई कितनी होगी, एल होगी। लंबाई कितनी होगी बेटा, एल होगी। एल होगी, ठीक है। और तो इसका एरिया हम लिख लेंगे, छोटा सा एरिया, डी ए इज इक्वल टू, डी ए इज इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई, एल इंटू डी वाई, एल इंटू डी वाई। और जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर सतह के लंबवत होता है, तो एरिया वेक्टर होगा वो इस दिशा में होगा, सतह के लंबवत, डी ए, सतह के लंबवत डी ए। अब ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। और जो पिंक कलर की लाइन है, किसको प्रदर्शित कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रदर्शित कर रही है। किसको प्रदर्शित कर रही है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, तो यहां पर इससे, इस छोटी सी पट्टी से गुजरने वाला अगर मैं फ्लक्स लिखूं, जो मैं रेड कलर से बना देता हूं, इससे गुजरने वाला फ्लक्स है ना, ये पट्टी वास्तव में दिखने में ऐसी होगी, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स लिखा जाएगा बेटा, डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, तो आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को खा जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हुई, फाई हुई, फाई इज इक्वल टू आ गया इंटीग्रल ई डी ए कॉस ऑफ थीटा, ई डी ए कॉस ऑफ थीटा। तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाई इज इक्वल टू ई। आप इसको अभी लाइन चार्ज मान लो, तो लाइन चार्ज के कारण जो फील्ड होती है वो कितनी हो जाती है, 2k लैम्डा अपॉन आर। आर क्या होगा बेटा, ये वाली दूरी, ये यहां से यहां तक की दूरी, ये आर है। टुकड़ा यहां पर, टुकड़ा यहां पर, दूरी,
ये वाली दूरी कितनी है आर, ये टुकड़ा है, ये सेंटर है, सेंटर से दूरी कितनी है आर है। डी ए की वैल्यू हमारे पास है क्या? यस सर, हमारे पास डी ए की वैल्यू है सर, कितनी है? तो हमने कहा डी ए की वैल्यू एल इंटू डी वाई, एल इंटू डी वाई इंटू कॉस ऑफ थीटा, इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब आप देखिए यहां पर कितने वेरिएबल हैं, कितने चर हैं, तीन चर हैं, तीन चर हैं। देखो कैसे पता चला चर का, अगर हम टुकड़ा यहां काटते तो बाई बदल जाता, बाई यहां से यहां तक होता, यहां से यहां तक होता बाई। अगर टुकड़ा हम यहां काटते तो बाई बदल जाता, आर बदल जाता, थीटा भी बदल जाता। ठीक है, टुकड़ा हम यहां काटते तो बाई बदल जाता, आर बदल जाता, आर ए वाला रह जाता, ठीक है, और थीटा भी बदल जाता। तो तीन वेरिएबल है, तो अभी हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन करने के लिए आपको दो वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा, मतलब पूरी इक्वेशन को आपको एक ही वेरिएबल के फॉर्म में लानी पड़ेगी, एक वेरिएबल के फॉर्म में लानी पड़ेगी। तो अपन क्या करते हैं, इस ट्राइंगल का उपयोग करते हैं, और इस ट्राइंगल में अपन ऐसे लिख सकते हैं, हमको सब गायब करना। देखो इसमें हमें पता क्या है, दूरी आर पता है, कैपिटल आर नोन है, कैपिटल आर नोन है, कैपिटल आर की वैल्यू आपको दी गई है, तो कैपिटल आर के पदों में आप सबकी वैल्यू निकाल लो। तो यहां से हमें cos थीटा लिखना चाहें तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार दैट इज कैपिटल आर अपॉन ए वाला आर। तो यहां से स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना आ गया, आर वाई cos थीटा, जिसको आप लिख सकते हैं आर सेक थीटा, आर सेक थीटा। ठीक है, दूसरी चीज अपन बात कर रहे हैं किसकी, बाई की। तो बाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बाई 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 बाई, ये तो रहा बाई। आर सेक थीटा। अब हमें वैल्यू निकालनी है बाई की, तो देखो बाई के लिए अपन क्या करें, टेन थीटा लिख लो। ठीक है, ये तो आर की वैल्यू आ गई, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, हम अगले पन्ने पर लिख लेते हैं, जगह कम है तो हौच नहीं करना। हम टेन थीटा इज इक्वल टू लिख रहे हैं, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर है बाई, बेस है आर, बाई अपॉन आर। तो बाई इज इक्वल टू कितना आ गया, आर टेन थीटा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, आर की, मिल गई है। बाई की नहीं, हमें डी बाई की वैल्यू चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो डी बाई इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, आर टेन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, बरोबर इस तरीके से। तो फाई की वैल्यू, फाई इज इक्वल टू कितना बचा, ये बचा है इंटीग्रल ई की जगह 2k लैम्डा अपॉन आर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर सेक थीटा, सेक थीटा इंटू एल, डी वाई की जगह अपन लिख सकते हैं, डी वाई की जगह लिख सकते हैं आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। और क्या बचा है, कॉस थीटा, कॉस ऑफ थीटा। तो हमको लगता है सब कुछ ही कैंसिल हो गया, ये एक सेक स्क्वायर थीटा से एक सेक स्क्वायर थीटा गया, और कॉस थीटा को 1 बाय सेक थीटा लिख सकते हैं, तो ये सब कैंसिल आउट हो गया, आर से आर भी बेकार हो गया, आर से आर भी बेकार हो गया। तो अब इंटू डी थीटा बचा हुआ है। अब हमारे पास बेटा यहां से बचा है दैट फाई इज इक्वल टू, यहां से 2k लैम्डा एल कांस्टेंट है, यहां से इंटीग्रल डी थीटा बचा है, और लिमिट लगाओ थीटा में, थीटा कहां से कहां तक, तो थीटा की वैल्यू मिनिमम कहां से स्टार्ट हो जाएगी, यहां पर देख लो आप इस डायग्राम में, हम कहां से कहां जा रहे हैं, हम यहां से यहां जा रहे हैं, कहां से कहां, यहां से यहां, यहां से यहां जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, ठीक है। तो थीटा की मिनिमम वैल्यू ये रही, अरे और मैक्सिमम वैल्यू ये है, ठीक है। इसको हम कह रहे हैं थीटा 1, और इसको हम कह रहे हैं बेटा कितना, थीटा 2। क्या हम वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी त्रिज्या √2r है, इसकी कैपिटल आर है। तो ध्यान दीजिए, मैं यहां पर लिखना चाहता हूं cos थीटा, तो cos थीटा 1, cos थीटा 1, ध्यान देना इस त्रिभुज में, देखना इस त्रिभुज में cos थीटा 1, cos थीटा 1, तो cos थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा, आधार वो कितना है, r अपॉन कर्ण, कर्ण कितना है, √2r, √2r
कर्ण कितना है बेटा √2r। ये वैल्यू आपको r दी गई है, ये वाली दूरी कितनी है r, ये लिखी हुई है, ये वाली दूरी कितनी है बेटा r है। r से r कैंसिल आउट हो गया तो θ1 की वैल्यू आपको मिल गई, θ1 इज इक्वल टू π/4। हम cos θ2 की वैल्यू लिखना चाहें तो cos θ2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगेन आधार बटे कर्ण 2r, r से r बेकार हो गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री π/3, थीटा की वैल्यू π/3। तो जो लिमिट है हमें थीटा में लगानी है बेटा, वो कहां से कहां तक हो जाएंगी, है ना। यहाँ सिर्फ थीटा चर बचा था, थीटा चर बचा था, तो लिमिट कहां से कहां तक, θ1 से लेके θ2 तक, बोले तो π/4 से लेके π/4 से लेके π/3 तक, π/3 तक। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 2, के की जगह अपन क्या लिखेंगे, के की जगह अपन लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की जगह आप एप्सिलॉन लिखो क्योंकि बीच में परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है, या इसमें वो के लिख लो, के डी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा हुआ है। वैसे तो वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला है ना, परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। तो 2 के की वैल्यू पुट की इंटू लैम्डा को अपन अभी देख लेंगे, लैम्डा की जगह भी अपन क्या लिख लेंगे आवेश के पदों में, ठीक है। Q बराबर क्या लिखते हैं सर, Q इज इक्वल टू क्या होता है लैम्डा इंटू एल, या लैम्डा बराबर क्या लिखते हैं, लैम्डा बराबर क्या लिखते हैं Q/L। तो Q बराबर कितना हो गया लैम्डा इंटू एल, Q बराबर हो गया बेटा लैम्डा इंटू एल। तो लैम्डा इंटू एल की जगह अपन क्या लिख देंगे Q, लैम्डा इंटू एल की जगह क्या लिख दिया जाएगा बेटा Q लिख दिया जाएगा, ये Q हो गया। और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट π/3 से माइनस का π/4, ठीक है। तो अब देखिए बेटा यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर क्या बचा है 2Q, तो 2 से तो ये काट दो तो 2 पाई बचेगा, तो ऊपर बचा है Q, नीचे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का वैल्यू कितना दिया गया 5, इसको घटाओगे तो 4×3=12, π/12 आ जाएगा। कितना आ गया बेटा π/12 आ गया, ठीक है, π/12। अब पाई से पाई काट दो, पाई से क्या काट दो बेटा पाई काट दो, ये फाई की वैल्यू चल रही है, तो अंततः बेटा हमें यहां से फाई की वैल्यू कितनी मिलेगी, फाई इज इक्वल टू 12×5 = 60, 2 × 120। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो गया Q/120 एप्सिलॉन नॉट, Q/120 एप्सिलॉन नॉट। ये हमें वैल्यू मिल गई है किसकी बेटा फाई की, फाई की वैल्यू मिल गई, ठीक है। हमें टोटल फ्लक्स निकालना है, क्या निकालना है बेटा टोटल फ्लक्स। तो फ्लक्स टोटल अपन ने क्या लिखा, हमें ए बी मिल गया। अब जितना ए बी होगा, जितना क्या होगा बेटा ए बी होगा उतना ही सी डी होगा, और बी सी की वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। तो कुल फ्लक्स इज इक्वल टू अपन क्या लिख देंगे, है ना, फाई टोटल। तो फाई टोटल आपको मिलेगा फाई ए बी प्लस फाई बी सी प्लस फाई सी डी। तो इसकी वैल्यू 0 है, इन दोनों की वैल्यू बराबर बराबर है, तो फाई टोटल आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ फाई ए बी। तो फाई टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 टाइम्स इंटू Q/120 एप्सिलॉन नॉट, अरे यार 120 एप्सिलॉन नॉट। तो फाई टोटल की वैल्यू कितनी आ गई, फाई टोटल इज इक्वल टू Q/60 एप्सिलॉन नॉट, Q/60 एप्सिलॉन नॉट, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसा कोई ऑप्शन है, यस थर्ड वाला ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन आंसर है, ठीक है। तो ऐसी कहानी थी। अब देखो जो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर था ना, अपन ने पढ़ा था, उसको भी अपन क्या लाइन चार्ज वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते थे। लाइन चार्ज वाला विभवांतर लिखते थे और फिर Q और लैम्डा में रिलेशन निकाल लेते हैं। आवेश आपको Q दिया गया, लैम्डा नहीं दिया गया, तो अपन क्या जानते हैं Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। Q बराबर कितना हो जाएगा बेटा लैम्डा इंटू एल। समझ रहे हो बात को? हाँ सर, सर
सर आप कह रहे थे हम इसका पोस्टमार्टम करेगा, तो देखो इसको इस तरीके से समझ सकते हो बेटा, इस तरीके से समझ सकते हो। मान लीजिए हमारे पास कोई रेखीय आवेश है ऐसा, है ना, ये बस ऐसे अंडरस्टैंडिंग, हमारे पास कोई रेखीय आवेश है, इस पर आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा दिया गया है। अबे यार बोर्ड बहुत बुरा है ये। रेखीय आवेश कितना दिया गया है बेटा, लैम्डा, ठीक है। और मान लीजिए यहां पर एक तल रख है ऐसा, इससे गुजरने वाला हमें फ्लक्स निकालना है ना, इस तल से गुजरने वाला हमें फ्लक्स ज्ञात करना है। इसकी हमने लंबाई ले ली a, चौड़ाई कितनी ले ली बेटा b, चौड़ाई ले ली b, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो यहां पर जो अपन विद्युत बल रेखाएं बनाएंगे वो रेडियली आउटवर्ड होंगी, त्रिज्यीय बाहर होंगी, ठीक है, क्या होंगी, त्रिज्यीय बाहर। इस तरीके से हमें इससे गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है। तो इससे तो ऐसे ऐसे, हाँ, तो बीच में से रेखा है वो तो सीधी निकल जाएगी, बीच में से जो रेखा है वो कैसे निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी, सीधा, ठीक है। लेकिन जो किनारे की रेखा होंगी, आप समझना, ठीक है, ऐसा लाइन चार्ज है, ये अपना तल है, ये लाइन चार्ज है, ये लाइन चार्ज है, पेन क्या है बेटा, लाइन चार्ज, और ये तल है, ठीक है। अब विद्युत बल रेखा यहां से ऐसे निकल रही है, यहां से झुक, यहां से झुक, पेट में तीर लग गए, ऐसे झुक निकल गई। लेकिन इधर से जो विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं वो किसी कोण पर आ रही होंगी, सीधे नहीं आ रही हैं, ऐसे 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 करके जाएगी, ऐसे ऐसे करके निकलेंगी, ठीक है, इस तरीके से निकलेंगी। तो अगर मैं इसको ऊपर से देखूं, टॉप व्यू बनाऊं इसका, टॉप व्यू, तो टॉप व्यू बनाऊं या इधर से देखूं इसको, टॉप व्यू बनाता हूं। तो ये तो हमारे पास रेखीय आवेश है, आप इसको लैम्डा के पदों में लिख लो, क्यू के पदों में लिख लो, किसी पदों में लिख लीजिए, ठीक है। और यहां पर अपने पास क्या है, शीट रखी हुई है, शीट रखी हुई है ऐसे, जितना फ्लक्स इसके ऊपर से निकलेगा उतना ही नीचे से निकलेगा, उतना ही नीचे से निकलेगा। अब इसमें से एक विद्युत बल रेखा तो ऐसे सीधी निकल रही होगी, लेकिन कोई विद्युत बल रेखा है वो ऐसे भी जाएगी, कोई विद्युत बल रेखा है वो ऐसे भी जाएगी, तो अपन इस विद्युत बल रेखा के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक पट्टी कट करते हैं, यहां पर एक पट्टी काट लेते हैं, छोटी सी पट्टी, छोटी सी पट्टी काट लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे रखा अपन ने, ये वाली लंबाई ए है, ए है, और ये वाली लंबाई कितनी है, बी है। तो यहां से बाई दूरी पर अपन ने, यहां से बाई दूरी पर एक छोटी सी पट्टी काट ली है, जिसकी चौड़ाई कितनी है, डी वाई है, जिसकी चौड़ाई कितनी है बेटा, डी वाई है, और इसका क्षेत्रफल छोटा सा कितना हो जाएगा, डी इंटू ए, डी इंटू ए। मान लीजिए एंगल कितना है, थीटा। अब आप चाहो तो ई के घटक कर लो, है ना, ई का घटक एक इधर आएगा, एक ऊपर आएगा, ठीक है। ये साइड से आपको ऐसे ही दिखाई दे रहा है, ई का घटक, ये एंगल कितना होगा, थीटा। आप ई का घटक कर लो, एक ऊपर आएगा, एक इधर आएगा बाहर, अगर आप इसको अपन सामने से देखें, ठीक है। तो एक तो एरिया वेक्टर के दिशा में घटक होगा, एरिया वेक्टर के दिशा में एक इधर घटक होगा लंबवत, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कि अगर हम फ्लक्स लिखें फाई, तो फाई इज इक्वल टू, हम इंटीग्रल ई डॉट डी ए लिखते हैं, ई डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। अगर एरिया वेक्टर अपन ऐसा लेते हैं, और मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इसी तल में नहीं होगी, इसको ऐसे रखा हुआ मानो आप, ऐसे रखा हुआ कि लाइन चार्ज है इधर, और हमने इसको ऐसे रखा है। अब हम ऐसा रख नहीं सकते हैं डायग्राम में, हमने इसको इधर ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, इस तरीके से, इस तरीके से रखा हुआ है, ऐसे, बरोबर, ऐसे।
ठीक है, तो एलिमेंट हमने मान लीजिए यहाँ पर कहीं काटा है, यहाँ पर कहीं हमने एलिमेंट काटा हुआ है, ऐसे ऐसे एलिमेंट काटा हुआ है, ये पट्टी काटी हुई है। तो अब आप क्या करेंगे, जब फ्लक्स लिखने जाएंगे तो इसको लिखेंगे इंटीग्रल ई डी ए कॉस ऑफ थीटा, ई डी ए कॉस ऑफ थीटा। अब ई की वैल्यू हमारे पास है, डी ए का वैल्यू हम लिख लेंगे। डी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये लंबाई आप कौन सी ले लो, अपन ऐसे काटेंगे तो ऐसे में इसको रखा हुआ है, तो ए वाली लंबाई, ए वाली लंबाई ए वाली लंबाई बी, ए वाली लंबाई बी। तो इस लंबाई को आप ले लीजिए, कितना है, ये ए है, ये लंबाई कितनी है बेटा, ए है। ठीक है, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, बी है, बरोबर। तो ई डॉट डी ए लिखेंगे। अब ई का मान हमारे पास है सर कितना, इंटीग्रल 2k लैम्डा अपॉन आर, 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू डी ए, तो डी ए को आप ए इंटू डी वाई लिख सकते हैं, इंटू कॉस ऑफ थीटा, इंटू कॉस ऑफ थीटा। फिर वही हो गया कि आपको क्या करना है, ये आर को, बाई को, थीटा, तीन वेरिएबल हैं, तीन में से कोई दो वेरिएबल रखना है, फिर उसके लिए आपको ट्रायंगल ट्रायंगल खेलना पड़ेगा। अब ऐसे मत सोचना बेटा कि सर ये यहां से यहां तक जा रहा है, ये तल ऐसे रखा हुआ है भाई ना, ये लाइन चार्ज है, इसको हमने ऐसे रखा हुआ इस तरीके से, इस तरीके से। तो यहां से विद्युत बल रेखा आई, यहां से विद्युत बल रेखा आई है, ठीक है, इधर जा रही, तो हमने ऐसे पट्टी काटी हुई, यहां पर ऐसे पट्टी, ऐसे इस तरीके से, है ना, यहां पर अपन ने ऐसे पट्टी काटी हुई है, ठीक है ना, ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। तो विद्युत बल रेखा एक तो सीधी निकल जाएगी, किधर जाएगी, किधर जाएगी, हमने इधर एक पट्टी काट के उसमें से फ्लक्स निकाल लिया है। तो ये पट्टी, ये जो पट्टी होगी ना, वो समान दूरी पर होगी, ये पट्टी है, ये पट्टी वो लाइन चार्ज से समान दूरी पर होगी। ऐसे मैंने रख के बताया, लेकिन ये ऐसी रखी हुई है पट्टी, या ऐसे रख लो, ऐसे रखी हुई है, इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है। ऐसे रख के हमने यहां पर पट्टी काटी है, यहां पर पट्टी काटी है, ऐसे ऐसे रखी हुई थी, हमने यहां पर पट्टी काटी है ऐसे। तो जितना फ्लक्स ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा, तो आप ऊपर से फ्लक्स निकाल लो, यहाँ पर लिमिट लगा देंगे, यहां से लेके यहाँ तक की। अब आपको लिमिट के बारे में जानकारी दी जाएगी, जैसे पिछले केस में जानकारी क्या दी गई थी, एंगल π/4 से π/3 आ गया था। तो जब सवाल दिया जाएगा तो ये सारी जानकारी आपको दी जाएंगी, ठीक है। तो आप लिमिट लगाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे, हल आंसर आ जाएगा। ये फ्लक्स आएगा ऊपर से निकलने वाला, आप यहां से यहां तक की लिमिट लगा रहे हैं, तो है ना, आप कह सकते हैं y बराबर 0 से y बराबर b तक, b/2 तक की, ठीक है। तो जितना फ्लक्स ऊपर से जाएगा उतना ही फ्लक्स बेटा नीचे से जाएगा, अंततः दोगुना कर दोगे, ठीक है। तो लगभग वैसा ही केस यहाँ पर है। ये लाइन चार्ज मान लो आप, इसको ही लाइन चार्ज मान लो, ये लाइन चार्ज रखी हुई है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, फ्लक्स यहाँ से यहाँ पास करेगा और यहाँ से यहाँ पास करेगा। हमने ऊपर का फ्लक्स निकाल लिया, जितना ऊपर का उतना ही नीचे का, इधर ई लिया, इधर डी ए लिया है, और हमने ई डॉट डी ए लिखा है। अब डी ए मतलब ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग। अब ये ऐसी पट्टी होगी बेटा, ये क्या होगी बेटा, ये ऐसी पट्टी होगी, ऐसे 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 करके पट्टी है, ये एल लंबाई की ऐसी पट्टी है, और चौड़ाई कितनी इसकी डी वाई है। ओके, बरोबर आहे, हाँ मास्टर बरोबर आहे। तो इसका आंसर आ गया, जो आपका क्वेश्चन था वो तो डन है। आइए ये वाला सवाल देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं ढूंढ ही रहा था। करें शुरू। दो प्रतिरोधों R1 बराबर x ओम, R2 बराबर 1 ओम को चित्रानुसार एक समान प्रतिरोधकता के एक AB तार से संयोजित किया गया है। तार की त्रिज्या इसके अक्ष के अनुदिश A पर 0.2 mm तथा B पर 1 mm तक रेखीय रूप से परिवर्तित होती है। इसके अक्ष के अनुदिश प्रत्येक सिरे से 50 सेंटीमीटर पर तार के
केंद्र से संयोजित एक गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य दर्शाता है जब ए तथा बी को बैटरी से संयोजित किया जाता है। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो बेटा यहाँ पर क्या है, ये मीटर ब्रिज है, एक प्रतिरोध R1 है, एक R2 है, एक गैल्वेनोमीटर है। यहाँ पर ये नल पॉइंट बता रहा है और ये वाली दूरी आपको दी गई है 50 सेंटीमीटर और ये वाली दूरी भी कितनी है बेटा अपनी 50 सेंटीमीटर ही है। ये वाली दूरी कितनी है बेटा 50 सेंटीमीटर। ऑडियो वीडियो क्लियर है सब कुछ? ओके। तो देखो सीन ऐसा है कि बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर तार की त्रिज्या हम R1 कह देते हैं, R1 इसकी वैल्यू कितनी है 0.2 mm और यहाँ पर त्रिज्या कितनी है R2 इज इक्वल टू 1 mm। त्रिज्या लगातार बदल रही है। कॉन्सेप्ट तो बड़ा आसान है कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर। यहां अगर नल पॉइंट है तो हम कहेंगे इसका प्रतिरोध बटे इसका प्रतिरोध। आहा, R1 बटे R किसका AN भाग का, ये बराबर होगा R2 बटे R NV भाग का, NV भाग का। ठीक है, ये बराबर बराबर होना चाहिए। अब हमें बस इनके मान लिखना है। तो जो R होता है एक तार का, वो अपन क्या लिख लेते हैं ρLY A। लेकिन यहां पर A चेंज होगा क्योंकि रेडियस चेंज हो रही है, रेडियस लगातार चेंज हो रही है, इसलिए A चेंज होगा। तो देखो इसको अपन कैसे डील करेंगे, समझना कि मान लीजिए हमारे पास इधर एक भाग है, एक भाग इधर है, इनकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं, ये सेंटर लाइन है। ठीक है, मैंने क्लास में प्रूफ करवाया था बेटा, ये इधर R1 मान लो, इधर R2 मान लो। ठीक है, तो अगर हमें त्रिज्या लिखनी है इसकी, प्रभावी त्रिज्या है ना, किसी भी जगह इसकी हमें प्रभावी त्रिज्या लिखनी है किसी भाग की, तो जो R इफेक्टिव होती है, R इफेक्टिव वो हो जाती है अंडर द रूट R1 R2। अंडर द रूट कितना R1 R2, इसको याद रखना, हमने एक क्लास में प्रूफ करवाया था। प्रूफ कराया था इसका, है ना। अभी आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं सवाल सॉल्व करने के लिए। तो इस जगह त्रिज्या मैं मान लेता हूं कितनी R। R का मान कितना हो जाएगा सर? R का मान हो जाएगा 0.6। सर कैसे 0.6? 0.6 mm कैसे? तो हमने कहा बड़ी सिंपल सी बात है, 0.6 mm कैसे आएगा। देखो त्रिज्या चेंज हो रही है 0.2 से 0.2 mm से 1 mm, 1 mm। तो त्रिज्या में जो चेंज आया है वो कितना है 0.8 mm का, 1 mm का। कितने लंबाई में? 100 सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर में, 1 मीटर बोले तो 100 सेंटीमीटर में। तो हम कहें 100 सेंटीमीटर लंबाई में त्रिज्या में परिवर्तन कितना हुआ? 100 सेंटीमीटर लंबाई में त्रिज्या में परिवर्तन 0.8 mm है। तो 1 सेंटीमीटर में परिवर्तन, 1 सेंटीमीटर लंबाई में त्रिज्या में परिवर्तन कितना आएगा? 0.8 mm डिवाइडेड बाय 100, डिवाइड बाय 100। अब जो पॉइंट N है, यहां ये वाला पॉइंट N, ये 50 सेंटीमीटर दूरी पर है। कितना दूरी पर है बेटा? 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो अगर ये 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो 50 सेंटीमीटर में त्रिज्या में परिवर्तन, 50 सेंटीमीटर में चेंज इन डेल्टा R, त्रिज्या में परिवर्तन कितना आ जाएगा? 0.8 mm। ये 1 सेंटीमीटर में त्रिज्या में परिवर्तन है, मल्टीप्लाइड बाय 0. मल्टीप्लाइड बाय 50, मल्टीप्लाइड बाय 50, एक कट गया 2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई है? 0.4 mm। तो 50 सेंटीमीटर में त्रिज्या में परिवर्तन 0.4 mm होगा। उसी टाइप का सवाल है ना, 50 रुपए के 6 संतरे आते हैं, है ना, तो बताओ 140 के कितने संतरे आएंगे? उसी टाइप का सवाल हो गया है, तो यूनिटरी मेथड। चलिए, तो यहां पर त्रिज्या का मान 0.4 से बढ़ जाना है, यहाँ 0.2 है, यहां पहुंचेंगे तो त्रिज्या में परिवर्तन 0.4 होना है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 0.6।
अब देखो R1 का मान आपको कितना दिया हुआ है सवाल में, सर R1 का मान दिया है x, r हम लिखें तो रो लंबाई कितनी है बेटा 50 सेंटीमीटर, रो L/A 50 सेंटीमीटर, और एरिया कितना लिख देंगे पाई इंटू r प्रभावी का स्क्वायर, r इफेक्टिव AN भागिका इसका वर्ग इज इक्वल टू R2 का मान कितना है 1 ओम है, डिवाइडेड बाय रो इंटू लंबाई कितनी है 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय पाई पाई इंटू आर इफेक्टिव NB भाग का इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया। इसके बाद अपन यहां चलते हैं, तो अब हमारे पास यहां चलने पर क्या बचेगा, ऊपर चला जाएगा ये R इफेक्टिव AN भाग का। तो R इफेक्टिव AN भाग का हम क्या लिखेंगे, ये अंडर द रूट A पर त्रिज्या R1 और N पर त्रिज्या R। ऐसे ही हम R इफेक्टिव लिखें बेटा किसका, NB भाग का। तो B पॉइंट पर त्रिज्या, सॉरी N पॉइंट पर त्रिज्या कितनी है R, और B पर कितनी है R2, B पर कितनी है R2। तो इसके बाद बेटा हम यहां चल रहा है, तो x अपॉन, नहीं x अपॉन में नहीं आएगा, ये x इंटू R इफेक्टिव AN भाग का, ये वैल्यू कितनी हो गई है, ये रूट के अंदर है, तो ये रूट के अंदर R1 इंटू R का स्क्वायर प्लस 1 ओम इंटू R इंटू R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर करेंगे तो x इंटू R1 इंटू R इज इक्वल टू 1 तो 1 ही है, ये R इंटू R2, R इंटू R2, R से R कैंसिल आउट हो गया बेटा, R से R कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू बचेगी हमारे पास, x इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। R2 की वैल्यू कितनी है बेटा 1 mm, और R1 की वैल्यू है 0.2 mm, एक कैंसिल आउट हो गया, तो 10/2 बोले तो 5 है ना, 5 आया, 5 भी यहीं लिखा हुआ है, सिंसिनाटी, कौन से नाती, सिंसिनाटी। सो दिस विल बी द आंसर, ये बेटा अपना आंसर हो जाएगा 5, है ना। इतनी चीजें बस आपको ध्यान इस चीज का देना है ना, ये आप चाहो तो याद रख सकते हैं, प्रूफ इसका हमने क्लास में कराया हुआ था, याद रख लोगे, हाँ सर रख लेंगे, कोई बात नहीं हमका, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। और बताओ साहब, और सब बढ़िया है सर। और देखो और सवाल, ई का सवाल है, निम्नलिखित परिपथ में C1 C2 C3 C4 इन सब के मान दिए गए हैं, तो C3 में प्रवाहित आवेश आपको ज्ञात करना है, आपको C3 से जाने वाला आवेश ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये तो बेटा आसान सवाल ही हो गया, आप इसका C इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है। ये तीनों पैरेलल में दिख रहे हैं, ये तीनों किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में, ये भी पैरेलल में, चारों 1 2 3 4, ये चारों समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो हमारा जो सर्किट है वो उस तरीके से बन जाएगा, मैं हिंट दे देता हूँ, इसमें 6 वोल्ट, इधर अपना C1 धारिता का एक कैपेसिटर है, और बीच में अरे यार, बीच में ठीक है, 1 2 3 4, ये चारों समांतर क्रम में। सर कैसे, अगर हमने इस पॉइंट को x बोला तो ये वाला पॉइंट भी x होगा, अगर हमने इस पॉइंट को y बोला है तो ये वाला पॉइंट भी y होगा, और ये वाला पॉइंट भी y ही होगा। तो ये x y के बीच में, ये भी x y के बीच, ये भी x y के बीच, ये भी x y के बीच, ठीक है। तो इसका मान कितना आ जाएगा 2 3 4 5, तो समांतर क्रम में है, ये दोनों बराबर, 4 4 8, 2 10, 2 12, 12 माइक्रोफेराडे, 12 माइक्रोफेराडे आएगा। और उसके बाद यहाँ पर एक 2 वोल्ट की बैटरी लगी है, 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है। इस तरीके से कितने वोल्ट की बैटरी लगी है, 2 वोल्ट की बैटरी लगी है।
चलिए 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 चलिए, ऐसा। अब इसकी वैल्यू कितनी, 12 माइक्रो फैराडे है, 12 माइक्रो फैराडे। ठीक है, तो अब आप लूप वूप का नियम लगाना चाहें, कुछ भी किसी भी तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए यहां से आवेश गया कितना, यहां से आवेश गया कितना Q1, ठीक है, और इसमें आवेश कितना गया, मान लीजिए इसमें आवेश मान लीजिए Q, तो इसमें से आवेश कितना गया Q माइनस Q1, इधर से Q1 आ रहा था तो Q1 माइनस Q। ठीक है, दो लूप लो लगाएं, Q1 Q2 की वैल्यू निकालें और फिर आप इसमें देख लें कि इसमें कितना आवेश जा रहा है, इसमें कितना आवेश जा रहा है। ठीक है, हम और कुछ भी कर सकते हैं क्या, इसमें संग्रहित आवेश निकालना है। दो, इसका वैल्यू कितना है 4। ये डायग्राम वायग्राम बिल्कुल बराबर है। इसको तो ऐसे भी सोच सकते हैं ना बेटा कि इधर से हम चलना स्टार्ट करें, ये वाला लूप ले लें, एक ये वाला लूप लें, ये वाला लूप, इस लूप में हम लूप लॉ लगाएं, इस पर आवेश मान लिया है कितना Q2, इसमें आवेश हमने कितना मान लिया बेटा Q2 मान लिया। ठीक है, या Q1 कुछ भी आवेश मान लो, हमने कैपिटल Q मान लिया, इस पर आवेश कितना मान लिया कैपिटल Q। अब हम इस लूप में देखें, इसमें लूप लॉ लगा दें, इसमें लूप लॉ लगा दें, तो लूप लॉ लगाने पर हमें क्या मिलेगा, C2, लूप लॉ लगाने पर हमें क्या मिलेगा बेटा, यहां पर देखना, यहां से चलना स्टार्ट करूं, इसमें लूप लॉ लगा दो, तो यहां से चलना स्टार्ट करें, चले 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 चले, इसमें आवेश कितना जा रहा है क्यों, हमें और किसी से लेना देना नहीं, हम तो इस लूप की बात कर रहे हैं, इस लूप में, और इस लूप में इस कैपेसिटर के अलावा और कोई कैपेसिटर नहीं है। ठीक है, तो यहां से चलना स्टार्ट करे 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 करे, मान लीजिए धन का प्लेट, ये ऋण का प्लेट, ये धन का प्लेट और ये ऋण का प्लेट है, तो यहां से कितना आ गया Q/C3, Q/C3 विभवांतर, फिर इधर गए तो माइनस का V इज इक्वल टू 0, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई C3 इंटू V, तो Q इज इक्वल टू कितना आ गया C3, तुम्हारी वैल्यू कितनी है, C3 की वैल्यू कितनी है 4 माइक्रो फैराडे, इंटू V की वैल्यू कितनी है 2 वोल्ट, Q बराबर कितना आ गया 8 माइक्रो कूलम्ब, 8 माइक्रो कूलम्ब आ गया सीधे सीधे। लेकिन इसमें अपन ने क्या किया, थोड़ा दिमाग लगाया, ये यहां पर हमें एक स्पेशल केस मिला, यहां पर हमें क्या मिला कि स्पेशल केस, कि हमने एक ऐसा लूप ढूंढ लिया है, ऐसा लूप ढूंढ, अगर यही सवाल दिया है तो हमने एक ऐसा लूप ढूंढा है जिसमें सिर्फ एक ही चार्ज है C3, सॉरी एक ही कैपेसिटर है C3, एक कैपेसिटर है C3। अब हमें इस कैपेसिटर में क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, घूम गए निकाल लिया, और तो कुछ है ही नहीं, है सिनसिनाटी। ठीक है, इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने जैसे, ये तो व्यापक तरीका हो गया, अगर हमें कोई शॉर्टकट नहीं दिख रहा है, कोई डायरेक्ट चीज नहीं दिख रही है, तो फिर अपन को इस तरीके से सर्किट को सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं, सर्किट को अपन क्या करते हैं, सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई करके ही सॉल्व करते हैं। फिर इसके अलग अलग तरीके भी होते हैं सॉल्व करने के, एक तो आप इसको लूप के नियम से, यहाँ पर दो अज्ञात हैं, यहाँ से आवेश आया Q1, इसमें गया Q, तो इसमें जाएगा Q1, आप एक इस लूप का समीकरण बनाएंगे, इस लूप का समीकरण बनाएंगे, सॉल्व हो जाएगा, Q1 Q की वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, फिर आवेश बांटने वाले नियम से आप आवेश बांट देंगे कि किस में कितना आवेश जाएगा। या और क्या कर सकते हैं, और तरीका क्या हो सकता है, और तरीका ऐसा हो सकता है कि आप नोडल एनालिसिस से कर लो, इसको मान लो 0 वोल्ट, तो ये कितना हो गया 6 वोल्ट, ये कितना हो गया बेटा 6 वोल्ट, इसको मान लो x वोल्ट, x वोल्ट। अब ये 0 वोल्ट है, तो ये वाला भी 0 वोल्ट पर ही होगा, ये वाला भी 0 वोल्ट पर ही होगा, 0 वोल्ट ही होगा, C5। ठीक है, 0 वोल्ट। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं।
ये 0 वोल्ट है, ये कितना हो गया 2 वोल्ट हो गया। अगर ये 2 वोल्ट है तो ये भी फिर 2 वोल्ट ही आएगा। ये वाला भी कितना आएगा 2 वोल्ट ही आएगा, है ना। वैसे भी दिख रहा है एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट 2 वोल्ट आ जाएगी। वैसे भी दिख रहा है कि अपन यहाँ से चलें, इसको अगर 0 वोल्ट मान लें, ठीक है, 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, तो ये 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, है ना, डायरेक्ट दिख रहा है। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को यहाँ पर ये सॉल्व करने का बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीका था, अगर सवाल यही है तो, ठीक है, यही रहा होगा सवाल कि आपने एक लूप ऐसा, इसमें आवेश चाहिए था ना, इसमें लूप लो लगा दिए। अगर हमें इसमें आवेश चाहिए होता तो हम इसमें लूप लो लगा देते, इसमें आवेश चाहिए होता तो हम इसमें लूप लो लगा देते, इस साइड से, बरोबर, ऐसा तो सिंपलीफाई हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमें इनमें आवेश निकालना होता तो क्या करते, तो हमने कहा एक ए वाला लूप देख लो, इनमें आवेश निकालना होता तो एक ए वाला लूप लगा देते, इसमें सिर्फ एक कैपेसिटर है और कुछ नहीं है, एक ए वाला लूप लगा देते, हमें इसका आवेश मिल जाता, इसका आवेश मिल जाता, फिर इसमें आवेश ज्ञात करने के लिए आप यहां पर एक लूप लो लगा देते। अब हमें इसका आवेश पता ही होता, इसका 6 वोल्ट पता ही है, हमें इसका भी आवेश मिल जाता। अलग अलग पार्ट में ऐसे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है बेटा, ओके ओके, चलिए आगे बढ़ रही है, अपन क्या कर रिया है, अपन आगे बढ़ रिया है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, आरसी सर्किट बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आरसी सर्किट के आपको बहुत सारे सवाल एग्जाम में मिले, मतलब बहुत सारे नहीं, इन जनरल ऐसा होता है कि आरसी सर्किट के सवाल पूछे जाते हैं, है ना, एडवांस में, है ना, मेंस में भी पूछे जाते हैं, मेंस में तो पेपर ही बहुत होते हैं तो सवाल बहुत सारे मिल जाते हैं PYQ। एडवांस में तो एक ही पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2, एक ही दिन पेपर होता है, तो एडवांस के PYQ उतने ज़्यादा होते नहीं है, एक टॉपिक से एक सवाल पूछ लिया तो बहुत है। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर वगैरह, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। रोटेशन और ये आपका इलेक्ट्रिसिटी, यही आपका कट ऑफ क्लियर करवा देगा, यही आपको सिलेक्ट करवा देगी, ये दो टॉपिक। चलिए, नीचे दिखाए गए परिपथ में स्विच S को स्थिति P से लंबे समय तक जोड़ा जाता है ताकि संधारित्र पर आवेश Q1 आ जाए। स्थिति किससे जोड़ रहे हैं, स्थिति किससे जोड़ रहे हैं, P से जोड़ रहे हैं स्विच को, आवेश कितना आ जाए Q1, फिर फिर S को स्थिति Q में बदल दिया जाता है, फिर S को यहां पर बदलेंगे, लंबे समय के बाद आवेश हमें निकालना है, वो कितना हो जाता है, Q2 हो जाता है, Q2 हो जाता है। चलिए, तो हमने जब इसको ऐसे जोड़ा हुआ है बेटा, तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि ऐसे अगर जोड़ा हुआ तो दो बैटरी हैं समांतर क्रम में, एक 1 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट की बैटरी, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध कह दो R2 और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध कह दो R1। तो E इक्विवेलेंट अगर मैं लिखूं यहां पर, तो E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इन दोनों बैटरी का, इन दोनों बैटरी का E इक्विवेलेंट, दोनों समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है दोनों ही बैटरी, ठीक है। ऐसे एक इधर लगी हुई है, एक इधर लगी हुई है, देखो ये एक्स पॉइंट और ये वाई पॉइंट कह दो, तो ये वाली बैटरी एक्स वाई के बीच, ये वाली बैटरी भी एक्स वाई के बीच, दोनों समांतर क्रम में होंगी बाहु। तो अपन क्या लिखते हैं, ई इक्विवेलेंट E1 R2 प्लस E2 R1, पोलैरिटी सेम है दोनों की, पोलैरिटी सेम है, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। आप याद करो कि इक्विवेलेंट को हम ऐसे भी लिख देते थे, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। समांतर क्रम में अपन ऐसे जोड़ते थे, यहाँ सर ऐसे जोड़ते थे, तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, ई इक्विवेलेंट अभी आ जाएगा, E1 का वैल्यू कितना है 1, R2 कितना है 2, तो ये कितना हो गया 2 प्लस E2 का वैल्यू 2 है, R1 का वैल्यू कितना है 1 है, तो ये भी 2 हो जाएगा, R1 प्लस R2, 1 प्लस 2 कितना आएगा 3, तो ये 4/3 वोल्ट आ गया, 4/3 वोल्ट। अब हमारे पास बेटा एक कैपेसिटर बचा है, कितने का, 1 माइक्रोफेराडे, यस 1 माइक्रोफेराडे, और इसके सिरों के मध्य यहाँ पर R इक्विवेलेंट और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है E इक्विवेलेंट की, तो जो E इक्विवेलेंट है बेटा इसका मान कितना हो गया 4/3, R इक्विवेलेंट समांतर क्रम में है तो R इक्विवेलेंट समांतर क्रम में 2/3 हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 समांतर क्रम में, R इक्विवेलेंट R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 अपन करेंगे, तो ये 1 × 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, तो 2/3, अरे यार
2/3 ओम, 2/3 ओम। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें चार्ज फाइनल स्टेट में, तो फाइनल स्टेट में कोई धारा बहती नहीं है, अंतिम अवस्था में हमें आवेश निकालना है। तो अंतिम अवस्था में लंबे समय के बाद हम कहेंगे इसमें कोई धारा नहीं बहती है, ओपन सर्किट हो जाता है, इसमें कोई धारा नहीं बहेगी, तो उसका कोई रोल नहीं है। तो जो आवेश आएगा Q, Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C इंटू ई इक्विवेलेंट, C इंटू ई इक्विवेलेंट। C का मान कितना है 1 माइक्रो फेराडे, E का मान कितना है 4V/3 है, तो Q का मान कितना आ जाएगा 4/3 माइक्रो कूलम। ये Q को कह रहे हैं बेटा Q1 कह रहे हैं, इसका नाम दिया इन्होंने Q1। सवाल में क्या पूछा गया, Q1 पूछा गया है 4/3 माइक्रो कूलम। 4/3 को क्या लिख सकते हैं दशमलव में आंसर, तो 1.33, 1.33 ऐसा। तो आसान सी बात है। अब देखो दूसरा केस, दूसरा पार्ट इसका, मैं इस पे कुछ लिख दूं नहीं पता चले कि स्लाइड ही डिलीट कर दी है ना, ये आंसर हो गया, ब्लैंक स्लाइड है, डिलीट करो इसे। अब देखो बेटा दूसरे भाग में, दूसरे भाग में इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया। सर अब क्या करेंगे, हमने कहा अब भी कुछ नहीं करेंगे, हम ये इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। तो सर दो इधर तो एक बैटरी, यहाँ बैटरी है नहीं, हमने कहा यहाँ एक बैटरी मान लो, एक बैटरी मान लिया करो कितने वोल्ट की, अरे यार एक बैटरी मान लो कितने वोल्ट की, 0 वोल्ट की, है ना। इसको हम कह देते हैं अब E1 इज इक्वल टू 0 वोल्ट। बैटरी नहीं है ना, बैटरी नहीं है, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि मैंने आपको बताई थी टेक्निक, बैटरी नहीं है तो इसको अपन क्या मान सकते हैं, यहाँ देखो इसमें बैटरी है, ठीक है, यहाँ प्रतिरोध है, बीच में एक कैपेसिटर है, आरसी सर्किट है जिसमें 2 प्रतिरोध हैं, एक कैपेसिटर है। तो आप एक काम करो ना कि इसमें एक बैटरी लगा दो। सर बैटरी कैसे लगा दें, गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, अपने मन से लगा रहे हो, गड़बड़ हो जाएगा मास्टर। हमने कहा हम 0 वोल्ट की बैटरी लगाएं, ये बात वही होगी तुम्हारे पास पैसे हैं, हाँ हैं, कितने हैं 0, समझ गए बात को, इसका मतलब नहीं है ये बैटरी नहीं लगी, इसका मतलब। अब ई इक्विवेलेंट निकालिए कितना आएगा, तो अब ई इक्विवेलेंट हम निकालने जाएं तो 0 इंटू R2 कितना हो गया 0 प्लस E2, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 वोल्ट हो गया, 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 बोले तो, अरे यार ये क्या कर रहा है भैया इफ 2 वोल्ट डिवाइड बाय R1 प्लस R2 1 प्लस 2 हो गया, तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/3 वोल्ट। समझ गए क्या बात को मास्टर, समझ गए मास्टर, समझ गए, ई इक्विवेलेंट आ गया। अब क्या करोगे, हमने कहा कुछ नहीं, अब ई इक्विवेलेंट आ गया तो हमारे पास वही कहानी कि एक कैपेसिटर है कितने का 1 माइक्रोफैराडे का, यहाँ पर R इक्विवेलेंट और यहाँ पर ई इक्विवेलेंट, ठीक है। ई इक्विवेलेंट का मान अब कितना है सर 2 वोल्ट 2V/3, R इक्विवेलेंट कितना है, R इक्विवेलेंट वही रहेगा ये R1 R2 2/3 ओम। तो फाइनल स्टेट में आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम इसमें कोई धारा नहीं होगी, ओपन सर्किट हो जाता है, इसमें कोई धारा नहीं होगी, तो जितना विभवांतर इसका उतना ही विभवांतर इसके अक्रॉस, तो हम कहेंगे ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू विभवांतर अक्रॉस द कैपेसिटर, विभवांतर अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है सर। क्योंकि इसमें तो कोई धारा है नहीं, इसमें देखो 3 तत्व हैं 1 2 3, इसमें कोई धारा नहीं है, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आई बराबर कितना हो जाना है 0, आई जैसे 0 हुआ, जैसे ही आई अगर 0 हुआ है तो अपन क्या कहेंगे कि इसके सिरों के मध्य विभवांतर 0, तो अब 2 चीजें बची हैं, इसका विभवांतर बराबर इसके सिरों पर विभवांतर, तो ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कैपेसिटर के सिरों के मध्य विभवांतर, अपन क्या लिख देते हैं Q/C लिख दो या Q2/C लिख दो, तो Q2 की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, Q2 की वैल्यू, अरे यार Q2 की वैल्यू कितनी आ गई है C इंटू ई इक्विवेलेंट, जिसको मिटाओ वो मिटता नहीं है, जिसको नहीं मिटाओ वो मिट जाता है। ये किसकी वैल्यू है Q2 की, Q2 की, तो Q2 की वैल्यू यहां पर कितनी आएगी, C का मान कितना है 1 इंटू 2 वोल्ट 2V/3 है ना माइक्रो कूलम,
बोल्ट हटा दो, 2/3 माइक्रो कूलम। तो Q2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2/3 माइक्रो कूलम, भाग दो तो 0.67 है ना, भाग दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, यहीं कुछ लिखा हुआ, हाँ 0.67। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल कराने का उद्देश्य क्या है बेटा, आरसी सर्किट एक तो पूछा जाता है, दूसरा फिर आरसी सर्किट में क्या होता है, अगर कोई प्रतिरोध है, बैटरी नहीं लगी है तो अपने मन से लगा लो बैटरी, एक टेक्निक सिखानी थी। अपन ने क्लास में भी बेटा ऐसे सवाल किए हुए हैं, क्लास में भी बेटा अपन ने क्या किए हुए हैं, ऐसे सवाल किए हुए हैं। और तो ये सवाल तो हमने क्लास में करवाया। एक आध कैपेसिटर पे चलते हैं। होश बोलूं खबर क्या बेखुद क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए। एक सवाल मैंने ये तो कई बार वैसे क्लास में करवाया है, कई बार एक क्लास में करवाया है, आओ देखते हैं। चित्र में दर्शाए गए एक समांतर पट संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत के का एक परावैद्युतांक गुटका पट्टिकाओं के क्षेत्रफल के 1/3 भाग को धकता है, संधारित्र की कुल धारिता C है, जबकि वह भाग जहां परावैद्युत गुटका रखा गया है की धारिता C1 है। संधारित्र को आवेशित करने पर पट्टिकाओं के उस भाग में जहां परावैद्युत रखा है आवेश Q1 है, शेष भाग का आवेश कितना है, Q2 समाग्रहित होता है। परावैद्युत में विद्युत क्षेत्र कितना है, E1 है। कोर प्रभाव की देखो, कोर प्रभाव फिर से वही कि मैंने बताया था पहले सवाल में कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, विद्युत बल रेखाएं ऐसी होती हैं, लेकिन उनको हमें नेग्लेक्ट करना है, कोर प्रभाव की उपेक्षा करिए। की धारिता C1 है, आवेशित करके रखा गया है, तो हमने कहा बैटरी तो है नहीं, यहां पर बैटरी तो यहां पर है नहीं। ठीक है, ए वाली वैल्यू कितनी है, ए भाग, इस एरिया को हम लिखेंगे A/3 और ये वाला एरिया कितना हो गया, 2A/3 हो गया। 1/3 भाग को ढक रहा है। संधारित्र की कुल धारिता कितनी है, C है, तो दो संधारित्र समांतर क्रम में होंगे, जो C होगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, C1 + C2, C1 + C2 कुल धारिता। ठीक है, कुल धारिता पूछी गई है क्या, नहीं सर कुल धारिता नहीं पूछी गई है। इनका ओके ओके। तो पहले केस कि अगर हम इस पॉइंट को x माने और इस, तो ये वाला पॉइंट भी x होगा, और इस पॉइंट को अगर हमने y माना तो ये वाला पॉइंट भी y ही होगा, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, y ही होगा। तो हम इन दोनों, इनके बीच की दूरी आप मान लीजिए कितनी है, इनके बीच की दूरी आप मान लीजिए कितनी है, d है, इनके बीच की दूरी मान लीजिए कितनी है, d है। तो हम ऊपर से विभवांतर लिखें, है ना, Vx - Vy, तो ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू प्लेट्स के बीच की दूरी, हाँ सर यही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू प्लेट के बीच की दूरी। हम नीचे से विभवांतर लिखें तो अपन क्या लिखेंगे, Vx - Vy इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे वाले में इनटू इनके बीच की दूरी। अब इनको दोनों को भाग कर दीजिए, तो भाग करके आपको मिलेगा कि यो गया, यो गया, E1 = E2 आ गया। ठीक है, यहां से आपको क्या मिला, E1/E2 इज इक्वल टू 1, E1/E2 इज इक्वल टू 1 मिला। ठीक है, चलिए, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया।
हम C1 C2 का मान लिखते हैं, तो C1 का मान कितना आ जाएगा, C1 इज इक्वल टू ऊपर का है K एप्सिलॉन नॉट एरिया कितना A/3 डिवाइड बाय प्लेट्स के बीच की दूरी D, प्लेट्स के बीच की दूरी D। C2 का मान लिखें तो C2 का मान कितना हो जाएगा, यहां तो परावैद्युत है नहीं, एरिया 2A/3 अपॉन प्लेट्स के बीच की दूरी कितनी हो गई, D हो गई। ठीक है, C क्या है, संधारित्र की कुल धारिता C है, जब वह भाग जहां पर परावैद्युत गुट का रखा गया है की धारिता C1 है। C क्या है, कुल धारिता। तो ये दोनों समांतर क्रम में जोड़े हुए हैं, तो समांतर क्रम में जोड़े हैं तो हम C इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2 लिखेंगे। तो C इज इक्वल टू हमें इसकी वैल्यू मिलेगी, देखो इनमें से एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D तो कॉमन आ गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D कॉमन आ गया, 3D कॉमन आ गया, ऊपर क्या बचा है K और नीचे क्या बचेगा बेटा 2 बचेगा, नीचे क्या बचेगा 2। अब अनुपात किस किस का पूछा है, C1 और C का अनुपात पूछा है, C1 और C का अनुपात C/C1 पूछा है, तो C/C1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, C की वैल्यू आ गई है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D मल्टीप्लाई में K प्लस 2। C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू कितनी है K इंटू एप्सिलॉन नॉट A, K इंटू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय 3D, डिवाइड बाय 3D। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से जो वैल्यू हमारे पास आई है वो कितनी आई है, K प्लस टू डिवाइडेड बाय K प्लस 2 डिवाइड बाय K, ये वैल्यू आई है, क्या ही बोली गई है, अरे वाह, K प्लस 2 डिवाइड बाय K, तो ये वाला भी सही हो गया। अब हमें इसको और चेक करना है, अच्छा इसका आंसर 4 ही लिखा है ना, 1 भी होना चाहिए, चेक करना है, एक आंसर तो नहीं है ना, ये भूल जाओ, 4 तो है ही, खैर उसके अलावा भी होंगे, है ना, मिसप्रिंट लग भी रहा है, कॉमा लगा है तो उससे पहले कोई आंसर और रहा होगा। चलिए अब अपन चेक करते हैं Q1 अपॉन Q2, तो दोनों कैस्टर की प्लेट्स के मध्य विभवांतर सेम है बेटा, हाँ सर दोनों कैस्टर की प्लेट के मध्य विभवांतर समान है, सही बात कह रहा है मास्टर तू, ये तो मास्टर टू ए वाली बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, मास्टर टू ए वाली बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। तो देखिए हमें लिखना है Q1, तो Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1 इंटू विभवांतर एक्स वाई के बीच, Q2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, C2 इंटू विभवांतर, सेम ही है, चालक प्लेटें हैं, जितना विभवांतर मतलब इसके सिरों के मध्य है उतना ही विभवांतर इसके सिरों के मध्य है, एक्स वाई। समांतर क्रम में है ना दोनों, आप ऐसे भी देख सकते हो कि दोनों संधारित्र किस क्रम में है, समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में क्या होता है भैया, विभवांतर सेम रहता है। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे मत सोचना कि सर आपने बताया था कि अगर बैटरी लगी है तो विभवांतर सेम रहेगा, हमने कहा वो एक कैपेसिटर होता था, कैपेसिटर होता था, अब उसमें एक ही कैपेसिटर में हम परावैद्युत रखते थे अलग अलग कंडीशन में, एक बार बैटरी लगी है एक बार बैटरी नहीं लगी है, वहां पर एक ही कैपेसिटर हुआ करता था तब परावैद्युत रखते थे, तो हमने कहा बैटरी लगी हुई है तो विभवांतर सेम रहेगा, अगर बैटरी नहीं है तो आवेश सेम रहेगा। लेकिन यहां पर अब देखना वो सिचुएशन नहीं है, यहां पर क्या है बेटा, हमारे पास एक कैपेसिटर है, परावैद्युत भरा, हम इन दोनों की ही चर्चा कर रहे हैं, इन दोनों की ही चर्चा कर रहे हैं, एक ऊपर वाला कैपेसिटर एक नीचे वाला कैपेसिटर, तो आप देख सकते हैं बेटा ये दोनों समांतर क्रम में हैं, और समांतर क्रम की विशेषता क्या होती है, विभवांतर समान होता है भाई। ठीक है मास्टर, चलिए अब इन दोनों का भागाकार कर दिया जाए, तो जैसे ही भागाकार करेंगे तो यो गया, Q1 अपॉन Q2 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू, इसमें से एप्सिलॉन नॉट A C1 की वैल्यू अपॉन 3D इंटू हम K कह रहे थे और इसको कह रहे थे एप्सिलॉन नॉट A, नहीं यस ये 2, या ऐसे लिख लो कि ये था एप्सिलॉन नॉट 2A/3 डिवाइडेड बाय D, ऐसा था, ये C1 का मान था, ये C2 का मान था। अब यहां से अपन काटा कूटा मचाएंगे तो कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कट गया, तो एक ऊपर से बचा है K, नीचे से बचा है 2, K/2।
k/2। ये क्या कह रहे हैं, ये k/3 कह रहे हैं, इसलिए ये गलत हो गया। तो फर्स्ट एंड फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर, फर्स्ट एंड फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। समझ गए होंगे बेटा बात को कि वास्तव में सीन क्या था। ये सवाल बड़ा प्यारा है, ये हम आपको एज होमवर्क देते हैं, ये हम देते हैं आपको होमवर्क, गृह कार्य, है ना। इसको ट्राई करना, अच्छा सवाल है। फिर हम जैसे हमने कल दिया था ना एक, वो फ्लक्स निकालने वाला जिसका आंसर आया था Q/60ε0, कल दिया था। जिन बच्चों ने उस सवाल को खेला होगा, सॉल्व करने की कोशिश की होगी, है ना, किसी भी हेल्प से, आपने यूट्यूब का, गूगल का, AI का, किसी भी चीज का हेल्प लिया, है ना, तो जब आप सवाल के साथ समय बिताते हो तो कुछ चीजें आप सवाल के बारे में समझने लगते हो, फिर उसको जब क्लास में करते हैं ना तो और बेहतर चीज समझ में आती है। ठीक है, ऐसे मैं ये दे रहा हूं, इसके साथ थोड़ा खेलना, दूसरे सोर्स की हेल्प लेना, आए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट नंबर क्लास में इसको करवाएंगे ही करवाएंगे। इसलिए मैं लिख देता हूँ कि ट्राई करना। कुछ होमवर्क ऐसे होते हैं जिनमें मैं ट्राई नहीं लिखता हूँ, मतलब वो तो आपको करना ही है, खुद से कर लो तो बढ़िया बात, नहीं तो किसी भी चीज का हेल्प लेके कर लीजिए। फालतू का लेंदी सवाल है और कोई मतलब ना है। ये तो हम करवा दिए आपको। तेरा आसान सवाल है था। इस सवाल को देखो, थोड़ा सा पानी पी लूं ना। एक साधारण आरसी परिपथ को देखिए, जैसा कि चित्र 1 में दर्शाया गया है। t बराबर 0 पर स्विच S द्वारा परिपथ पूर्ण किया जाता है। संधारित्र पूर्व रूप से V0 वोल्ट से आवेशित हो जाता है, अर्थात टाइम बहुत ज्यादा है ना। इस प्रक्रम में R प्रतिरोध के द्वारा कुछ विद्युत ऊर्जा का क्षय होता है, जिसे हम ED कह रहे हैं। पूर्ण रूप से आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा EC है। पूर्ण रूप से आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी है, EC, और ED ऊर्जा का क्षय है। ठीक है, तो देखो मित्रों क्या कहा जाता है, एक अलग प्रक्रम में पहले V0 वोल्ट तक आवेशित करते हैं संधारित्र को। देखो अलग अलग प्रक्रम में किया है ना। पहले तो क्या किया है, इसको पूरा आवेशित कर दिया, तो इसमें जो ऊर्जा हो जाएगी, एनर्जी इन द कैपेसिटर, एनर्जी इन द कैपेसिटर कितनी होगी, तो हम लिखेंगे हाफ CV²। तो हाफ C कितना है, CV कितना है, V0 का स्क्वायर। ये एनर्जी हो गई किससे में, कैपेसिटर में। फाइनल स्टेट में इसको क्या कह रहे हैं, EC। EC मतलब एनर्जी किसकी, कैपेसिटर की। ठीक है, अब ऊर्जा क्षय कितनी हो गई, ऊर्जा क्षय कितनी हो गई, तो ऊर्जा क्षय आप ऐसे निकाल सकते हैं कि देखो वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी हम क्या लिखते थे, चेंज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, चेंज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इनटू, ध्यान देना ये काम आएगा अगले भाग में, प्लस हीट लॉस, प्लस हीट लॉस। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है, बैटरी द्वारा भेजा गया आवेश इनटू बैटरी का विभवांतर इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी को आप लिखेंगे U फाइनल माइनस U इनिशियल इनटू हीट लॉस, U इनिशियल इनटू डेल्टा H इनटू डेल्टा H। ठीक है सर, बैटरी ने कितना आवेश भेजा होगा, तो बैटरी ने कितना आवेश भेजा, Q, बैटरी द्वारा भेजा गया आवेश कितना, मान लेते हैं अपन Q, और Q का मान कितना हो जाएगा, C इंटू V0। Q का मान कितना, C इंटू V0। तो Q C V0, नहीं, Q की जगह अपन क्या लिखेंगे, C इंटू V0। बैटरी का विभवांतर कितना है, V0 इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी कितनी है, हाफ C V0 इस, अरे कितना बुरा है बोर्ड, -0 प्लस डेल्टा H। तो डेल्टा H की वैल्यू कितनी हो गई है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हाफ C V0 स्क्वायर। ये हम पहले भी वैसे भी जानते हैं बेटा। अगर सिर्फ इतना ही सवाल होता कि
एनर्जी लॉस कितना है, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी, तो अपन को पता है कि जब हम एक बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज करते हैं ना तो 50% एनर्जी स्टोर होती है, 50% एनर्जी लॉस हो जाती है टोटल वर्क डन बाय बैटरी के। बैटरी ने जितना भी काम किया उसका 50% इसमें जाता है, 50% लॉस हो जाता है। ठीक है, अगर इतना स्टोर हुई एनर्जी तो इतनी ही एनर्जी लॉस भी हुई होगी इनिशियली। ठीक है, अब देखो तो जो इसका एक सवाल है, ये वाला नहीं भाई, ये सब कब है ना, ये चित्र 1 है, प्रोसेस वन में ऐसी कहानी। ठीक है, तो प्रोसेस 1 पर कोई आधारित सवाल होगा तो हम देखेंगे। अब देखो बेटा यही काम कर रहे हैं प्रक्रिया 2 में। प्रक्रिया 2 में क्या कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं लेकिन धीमे धीमे। पहले इन्होंने क्या किया, एक कैपेसिटर में, पहले सवाल समझाता हूं, है ना, एक कैपेसिटर है ना, इसकी बैटरी पहले इसकी बैटरी रखी V0/3, चार्ज कर दिया, ये पूर्णतः आवेशित हो गया, मजा आ गया कैपेसिटर को। ठीक है, फिर क्या किया, अब इसको फिर बढ़ा के, इसी वोल्टेज को बढ़ा के कितना कर दिया, 2V0/3 कर दिया, फिर आवेशित किया है, फिर इसको बढ़ा के V0 कर दिया है, फिर पूर्णतः आवेशित किया। तो सीधे सीधे एक बार में V0 की बैटरी नहीं लगाई है, पहले कितनी वोल्ट की बैटरी लगाई है, V0/3 की, V0/3 पे सेट किया, फिर वोल्टेज बढ़ा के 2V0/3 पे सेट कर दिया, फिर आवेशित हो गया कैपेसिटर, फिर उनका बढ़ा के और देखते हैं, फिर बढ़ा के V0/3 किया। ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो अपने दिमाग में खुरापात चलती हैं कि पहले तो सीधे सीधे एक बैटरी, हमें किसी ने कहा कि कैपेसिटर है ना, V वोल्ट तक, प्रोफेसर ने कहा कैपेसिटर है, V वोल्ट तक आवेशित करके लाओ इसको। तो आप घर पर हॉस्टल में कोई काम आम नहीं है, सारा होमवर्क वगैरह आपने कर लिया, बैठे हुए हैं कि चलो आप क्या करें, तो पहले आपने V0 की बैटरी लगा के चार्ज कर दिया, मजा आ गया आपको। ठीक है, मजा आ गया, प्रोफेसर को दिखाया, नंबर मिल गया पूरे सब कुछ, तो प्रोफेसर ने बोला वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब आपने कहा कि प्रोफेसर साहब हम थोड़ा फ्री बैठे थे, हमने तो थोड़ा तूफानी काम और किया। बोला क्या किया, कि हमने आवेश तो अंततः V0 तक ही किया है, V0 तक ही किया, लेकिन पहले हमने क्या किया, पहले बैटरी लगाई V0/3 की, थोड़ा इतना कर दिया, फिर इसको बढ़ा के हमने एक साथ V0 नहीं लगाया, 2V0/3 कर दिया, फिर हमने इसको और बढ़ाया, रेगुलेटर से ना वोल्टेज अपन बढ़ा रहे हैं, हमारे पास ऐसा कोई यंत्र होगा, है ना, मशीन होगी, इससे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, फिर हमने V0 किया। ठीक है, ऐसे ऐसे किया, तब हमने कुछ चीजें ऑब्जर्व की, प्रोफेसर साहब बताओ हमने जो किया वो सही है, हम कुछ गड़बड़ कर बैठे हैं। अब प्रोफेसर साहब ने ये चीज पहली बार देखी, उनको भी मजा आ रहा है, उन्होंने कहा इस बार वेरी गुड बेटा, वेरी गुड नहीं, वेरी गुड का स्क्वायर कर दिया उन्होंने। तो चलिए अपन देखते हैं कि क्या होगा, उस स्टूडेंट ने क्या किया होगा जिसने खुरापात की है। तो हमने ये बैटरी लगाई, तो वर्क डन बाय बैटरी बताओ सर, वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया, बैटरी द्वारा भेजा गया आवेश QV इंटू बैटरी का विभवांतर, बैटरी द्वारा भेजा गया आवेश QV कितना हो जाएगा, तो QV हो जाएगा C इंटू V कितना है, V0/3, तो इतना आवेश भेजा बैटरी ने, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया, ये आ गया CV0/3 मल्टीप्लाइड बाय V0, ये तो इसका मान आ गया। ठीक है, अब एनर्जी, इनिशियल एनर्जी तो 0 रही, फाइनल एनर्जी कितना, फाइनल एनर्जी हुई बेटा हाफ CV², हाफ C इंटू V कितना, V0/3 का स्क्वायर। ठीक है, हीट लॉस मास्टर, तो हम क्या हीट लॉस ऐसे लिख लेते हैं, हीट लॉस इज इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, है ना, ये आप ऐसे लिखते हो कि वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू हीट लॉस प्लस चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। इसी इक्वेशन से अपन ने ये लिखा है, ये लिखा है। तो इस प्रोसेस में डेल्टा H1, पहले वाले प्रोसेस में डेल्टा H1 हम कहें तो वर्क डन बाय बैटरी कितना है, CV0² बाय 3, CV0² बाय 3। ठीक है,
चेंज इन एनर्जी, तो फाइनल एनर्जी कितनी हुई, C/18, CV0²/18, और इनिशियल तो 0, इनिशियल एनर्जी कितनी, 0। ठीक है, ये क्या लिखा भाई, ये हीट लॉस नहीं भाई, ये वर्क डन बाय बैटरी है, वर्क डन बाय बैटरी लिखा हुआ है ना, WB। चलो फिर से लिखते हैं यार, CV0²/3। तो डेल्टा H पहले केस में कितना आया, CV0²/3 माइनस CV0²/18। तो डेल्टा H का मान कितना आ गया, डेल्टा H1 इज इक्वल टू, इसमें से हमने ये कॉमन ले लिया, CV0²/3 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1 माइनस 6, तो 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, तो 5 CV0²/18। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो प्रक्रम एक में संधारित्र में संचित ऊर्जा में ये संबंध है, ये संबंध है, तो ये तो बराबर ही है प्रारंभ में, पहले प्रोसेस में जब सीधे सीधे V वोल्ट की बैटरी लगा दी थी, V0 वोल्ट की बैटरी लगा दी थी सीधे सीधे, तो जितना हीट लॉस उतना ही एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, और ये वर्क डन का आधा आधा होता था। दूसरे केस में देखते हैं, प्रक्रम 2 में के दौरान प्रतिरोध द्वारा कुल ऊर्जा क्षय, प्रतिरोध द्वारा कुल ऊर्जा क्षय, ओ माय गॉड, प्रतिरोध द्वारा कुल ऊर्जा क्षय निकालनी है। तो जो पहले केस में ऊर्जा क्षय इतनी आई है भाई साहब, पहले केस का ऊर्जा क्षय, पहले स्टेप का ऊर्जा क्षय है ये, पहले स्टेप का। सर दूसरे स्टेप का ऊर्जा क्षय कैसे निकालेंगे, अब देखो आओ दूसरे स्टेप का ऊर्जा क्षय निकालते हैं अपन, सेकंड स्टेप में एनर्जी लॉस, थर्ड स्टेप आपको करना होगा, एनर्जी लॉस इन सेकंड स्टेप। हमारे पास कैपेसिटर, सर अनावेशित होगा ही, हमने कहा नहीं अनावेशित नहीं होगा, 2V0/3 की बैटरी कर दी, इसमें से पहले से आवेश है कितना, Q1 आवेश था, अब बैटरी ने और आवेश भेजा, बैटरी ने और आवेश भेजा, इससे अंतिम आवेश कितना हो गया, +Q2 -Q। ये तो पहले स्टेप में आ गया था आवेश, Q1 का मान भी हमारे पास है कितना, CV0/3, 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 Q1 का मान, Q1 का मान कितना, CV0/3, Q2 अंतिम आवेश कितना, तो धारता C इंटू विभवांतर 2V0/3, बैटरी द्वारा भेजा गया आवेश अभी, तो कितना लिखेंगे, Q2 अभी है, Q1 था, तो बैटरी द्वारा भेजा गया आवेश कितना आ गया, इन दोनों को घटाया तो ये CV0/3 आया। कैसे, ये 2CV0/3, 2CV0, अरे यार 2CV0/3 -CV0/3, तो वर्क डन बाय, सॉरी बैटरी द्वारा भेजा गया आवेश कितना आ गया, CV0/3। ठीक है, बैटरी का विभवांतर भी पता है। चेंज इन एनर्जी, तो इनिशियल एनर्जी कितनी, सर 0, हम का 0 नहीं है, CV0²/18, इतनी एनर्जी थी पहले स्टेप में, जो पहले स्टेप का फाइनल एनर्जी है वही दूसरे स्टेप की इनिशियल एनर्जी कैपेसिटर में, इतनी एनर्जी थी ना, इतनी एनर्जी, V0 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। अब फाइनल एनर्जी कितनी हो गई, सर फाइनल एनर्जी हम ऐसे लिखेंगे, U फाइनल इज इक्वल टू हाफ, धारता तो C ही है, V कितना है, 2V0/3 इसका होल स्क्वायर, तो U फाइनल कितना आया, U फाइनल आया, 2 से 2 कट गया, तो 2CV0²/9। यस, अब हम कहें हीट लॉस कितना हुआ दूसरे स्टेप में, H2, तो हम कहेंगे वर्क डन, वर्क डन, अरे यार कितना बेकार है, वर्क डन बाय बैटरी माइनस
डेल्टा यू माइनस डेल्टा यू। तो डेल्टा H2 इज इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ, ये QV, सॉरी ये बैटरी द्वारा वर्क तो कितना हुआ, बैटरी द्वारा भेजा गया आवेश अपॉन 3 इंटू बैटरी का विभवांतर अभी कितना है 2V0/3 माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, ये 2CV0²/9 माइनस CV0²/18 ऐसा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो डेल्टा H2 मिलेगा सेकंड केस में हीट लॉस। अब थर्ड केस में क्या करोगे, थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में क्या किया जा रहा है, हमारे पास वही कैपेसिटर है हमारे पास। अब बैटरी हमने कितने की लगा दी बेटा, V0 वोल्ट की। इसमें शुरुआत में आवेश कितना रहा होगा, यहाँ पर Q2, यहाँ पर माइनस का Q2, यहाँ से बैटरी ने कुछ आवेश और भेजा जिससे अंतिम आवेश इस पर कितना हो गया Q3 और इस पर माइनस का Q3, प्लस का Q3 माइनस का Q3। तो QB बैटरी द्वारा भेजा गया आवेश ये होगा Q3 फाइनल आवेश है, Q2 पहले था स्टेप 2 के बाद, तो QB इज इक्वल टू फाइनल आवेश C इंटू फाइनल C इंटू V0। V कितना इस बार V0 है, V इस बार कितना है बेटा V0 है, हाँ मास्टर, माइनस का C इंटू 2V0/3 ठीक है, ये आया। ठीक है, आपको एनर्जी इनिशियल लिखना है तो इनिशियल एनर्जी कितनी 2CV0²/9 और एनर्जी फाइनल अगर आप लिखोगे, तो कितना हाफ, धारता कितनी है C और V0², धारता कितनी C और विभवांतर कितना V0²। ठीक है, तो इस केस में भी फिर आप डेल्टा H निकालोगे, डेल्टा H3 इज इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी थर्ड केस में माइनस डेल्टा U थर्ड केस का, वर्क डन बाय बैटरी तीसरे केस में, ये थर्ड केस का। फिर यहां से आपको डेल्टा S3 का मान मिलेगा, ये आपको ज्ञात करना है, डेल्टा S3 का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, फिर जो टोटल हीट लॉस होगा ई टोटल, वो हो जाएगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 दूसरे स्टेप में प्लस डेल्टा S3 ऐसा। फाइनल एनर्जी तो वही है ना, तो आपको टोटल हीट लॉस ही निकालना है, तो ऐड करते चलना है ना, जैसे दिया गया ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये ऐड करके सॉल्व करना ये आपका जिम्मेदारी है, और आप जिम्मेदार हैं। तब संधारित्र C1 नहीं, इसमें थोड़ा सा बेटा एक करेक्शन है, शायद C3 होगा, मैं चेक कर लूंगा, ये शायद C3 है। ये भी हमने बेटा क्लास में करवाया हुआ है, डन इन क्लास है ना, वैसे बता रहा हूं, आप ट्राई करना, आपका होमवर्क रहेगा ये, है ना। पहले बैटरी और सिर्फ यही है, फिर बाद में इसको हटा देंगे, इसको कनेक्ट करेंगे, तो एक लूप लॉ लगाना होगा, बस खत्म, है ना। नहीं तो मैं करवाऊंगा, आप ट्राई करना। एक वो सवाल दिया है, अच्छा मैं होमवर्क में भी ना जैसे एक सवाल और दे रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे होमवर्क दूंगा, एक कुछ ऐसे सवाल दे रहा हूँ जो मैं डिस्कस भी करवाऊंगा नेक्स्ट टर्न पर, आपको ट्राई करने ही करने। एक ये वाला होमवर्क, ये भी अच्छा सवाल लगा था हमको, ये भी अच्छा सवाल लगा, ये अच्छा सवाल था, लेकिन परेशान मत होना, करो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं करवाऊंगा। आप चाहो तो मदद वगैरह ले सकते हो। इन ज्यादातर क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको प्रयास एयर बैच में मिल ही जाएंगे बेटा, किसमें मिल जाएंगे, प्रयास एयर बैच में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है। मैं जो होमवर्क दूंगा उनको सॉल्व करने की कोशिश करना, नेक्स्ट टर्न पर अपन मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इसकी 2 लेक्चर मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व और EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन AC वगैरह, इनके क्वेश्चंस अपन करेंगे, ठीक है।
तो मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर होंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन तो बेटा बहुत सारे हैं, आपको प्रैक्टिस शीट भी मिलती है, वो भी करते चलो, वो भी करते चलो, ठीक है। प्रैक्टिस शीट से थोड़े बेटर क्वेश्चन क्लास में रहते हैं, है ना, तो प्रैक्टिस करिए बेटा। और फिर से मैं वही बात कहूँगा कि जैसे जो मैंने होमवर्क दिए हैं, 2 बोले हैं, है ना, अगर आप एग्जाम में इन क्वेश्चंस को छोड़ भी देते हैं ना, तो मैंने आपको बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा 30% पोर्शन डिफिकल्ट होगा, 30 को छोड़ दो, बचा हुआ 70 है। 70 में से अगर आपने 50% भी स्कोर किया है, तो रैंक ठीक-ठाक आ जाएगी आपकी। मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चों।